हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज हम लोग डिस्कस करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। चूँकि हम लोग भाग 6 का अध्ययन कर रहे हैं, तो भाग 6 में हम लोग अब मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कस करते हैं। चूँकि हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में अध्ययन कर लिया है, तो अब मुख्यमंत्री के बारे में और राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो कैसे वर्क करती है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाग 6 जो कि राज्य को रिप्रेजेंट करता है, राज्य में हम लोगों ने जैसे सर्वे सर्वा राज्यपाल होता है, राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आपको दोनों में कॉम्बिनेशन बिठा के चलना, यानी सेंटर इधर केंद्र था, केंद्र का सर्वे सर्वा यानी सबसे प्रमुख जो है नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख जो होता था राष्ट्रपति होता था। राष्ट्रपति के बारे में आपने देखा, तो इसकी जस्ट कंपैरिजन इधर राज्य है, राज्य में आपने राज्यपाल, सर्वे सर्वा यानी नाम मात्र का जो कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता था। फिर उसके बाद केंद्र में दूसरा कौन, यानी राष्ट्रपति के बाद यहाँ पर उसकी मंत्रिपरिषद यानी जो वास्तविक प्रमुख होता था केंद्र में, तो पीएम होता था। वास्तविक प्रमुख पीएम होता था, तो यहाँ पर कौन होगा? सीएम होगा। राज्यों में वास्तविक प्रमुख सीएम होगा। सारे कार्य, सारी शक्तियां किससे कंपैरिजन करेंगे? पीएम से कंपैरिजन करेंगे। और उसके बाद पीएम के बाद आप देखते थे यहाँ कैबिनेट मंत्री होते थे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री, यानी ये स्ट्रक्चर था पूरा सेंटर का। तो सेम स्ट्रक्चर है राज्य का कि यहाँ पर सीएम वास्तविक प्रमुख, उसके बाद यहाँ पर भी कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री होंगे। तो आज बेसिकली हम लोगों को ये राज्य के बारे में अध्ययन करना है। राज्य में हम लोगों ने गवर्नर के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद आज चीफ मिनिस्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल, अगर बेसिकली बात की जाए किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 163 आर्टिकल 163 जो है वो आर्टिकल 163 में कहा गया है कि जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 163 में क्या कहा गया है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद कौन? जो मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री के बाद जो मंत्रिपरिषद कैसे मंत्रिपरिषद में हम लोग देखते हैं पूरा, यानी ये जो संगठन यानी सीएम के बाद इधर कैबिनेट मंत्री राज्य के कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उप मंत्री, ये पूरा समूह जो है वो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो पहले आप मुख्यमंत्री से पहले यानी प्रधानमंत्री का चैप्टर, जो प्रधानमंत्री का लेक्चर हुआ है वो देखें, उसके बाद इसमें आए तो आप तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर दोनों पॉइंट को जोड़ने की। तो मुख्यमंत्री यानी 163 में आर्टिकल 163 आपको क्या याद करना है? आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और आर्टिकल 164 जो होगी, आर्टिकल 164 यानी इन मंत्रियों को नियुक्त कौन करेगा? तो आर्टिकल 164 में हम क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 में पढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद हो गई और प्रधानमंत्री हो गए, वो सारे जो पद थे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री हो गए और राज्य की जो मंत्रिपरिषद हो गई, ये सारे पद जो हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे हर राज्य में अपना एक मुख्यमंत्री होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो एक तरह से वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। तो जितने कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य जो हैं उनमें उनका जो वास्तविक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री होते हैं। कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश? जैसे दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। यानी आप देखते हैं दिल्ली में कौन? अरविंद केजरीवाल जी हैं सीएम। तो यहाँ पर आप देखते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में, जहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आप देखते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर जब कभी कभी विवाद क्या चलता है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं यानी अरविंद केजरीवाल, तो वो क्या कहते हैं, वो सेंटर से क्या कहते हैं कि यानी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पर इनकी शक्तियों को और बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर आप ये समय समय पर टीवी और डिबेट देखते रहते हैं। तो यानी चीफ मिनिस्टर जो है, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में ये जो मुख्यमंत्री हैं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये मुख्यमंत्री जो हैं वो आते कहाँ से? या तो वो विधानसभा का मेंबर होगा, यानी विधानसभा, या फिर विधान परिषद।
विधान परिषद। आपको मैं पहले फुल्ली स्ट्रक्चर देना चाहती हूँ, आपका माइंड मेकअप करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद या तो विधानसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर विधान परिषद का मेंबर होना चाहिए, दोनों यानी सदन, दोनों सदनों में से, क्योंकि राज्य में क्या है, विधानमंडल, विधानमंडल के दो पार्ट, दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो इन दोनों में से किसी का भी मेंबर होना चाहिए, यानी दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता हासिल करनी होती है। तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या कनेक्ट करना है, क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। तो यानी विधानसभा, विधान परिषद, इन दोनों में से किसी का एक सदस्य होना चाहिए। आप जानते हैं कि विधान परिषद जो है वो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इस वजह से जो है विधानसभा जो है, विधानसभा क्या होती है, विधानसभा निर्वाचित होकर जाती है, यानी विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी होकर जाती है। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है, यानी बहुमत दल की जो पार्टी है वो विधानसभा में रहती है। तो बहुमत प्राप्त दल का यानी जो भी, क्योंकि ये विधानसभा क्या है, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी, और बहुमत दल की पार्टी कहाँ पे बैठती है, यानी बहुमत दल की पार्टी तो विधानसभा में। तो विधानसभा में इस वजह से जो मंत्रिपरिषद होगी, जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी जैसे आप देखते थे कि वहाँ लोकसभा के, यानी सेंटर में आप देखते थे कि जो मंत्रिपरिषद होती थी वो लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो आपको जस्ट कंपैरिजन क्या करना है कि यहाँ की राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा मेजॉरिटी वाली है। तो यानी आप दोनों में कंपैरिजन कर पा रहे होंगे। और ये जो मुख्यमंत्री होगा या जो मंत्रिपरिषद होगी, इन सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। जो मंत्रिपरिषद होगी वो मंत्रिपरिषद को राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त करेगा। ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाकर चलना है। अब आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो मुख्यमंत्री जो है, यानी यहाँ पर हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार आपने देखा, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री कार्य कर रहा, ठीक उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री कार्य कर रहा, लेकिन वो दो बातों में भिन्न होता है। कौन कौन सी दो बातों में भिन्न होता है, यानी जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो किन दो बातों में भिन्न होता है प्रधानमंत्री से। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री किन दो स्थितियों में प्रधानमंत्री से भिन्न होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो स्थितियों में मुख्यमंत्री भिन्न होता है, यानी एक बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री को राज्यपाल जो है वो बर्खास्त कर सकता है। आप अभी पहले यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या बताया गया लक्ष्मीकांत बुक में, तो संविधान द्वारा, यानी यहाँ पर देखें, फिर मैं कनेक्ट करती जाऊंगी पॉइंट को। संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल है संवैधानिक प्रमुख, जबकि मुख्यमंत्री क्या है, वास्तविक प्रमुख है। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाए, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का। तो राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया है, जबकि मुख्यमंत्री क्या है, सरकार का मुखिया है। तो इस तरह से राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह से होती है जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री। दोनों अगर आप चैप्टर कंपैरिजन करके देखेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ सारी चीज़ें लगभग सिमिलरिटी से मिलती जाएंगी आपको। और सिर्फ अंतर क्या करना होगा आपको, राज्य विधानमंडल, यानी संसद की जहाँ बात हो रही होगी वहाँ पर, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर विधानमंडल की बात होगी। राज्य विधान परिषद, विधानमंडल, यहाँ पे इनकी बात होगी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो आर्टिकल 164, यानी आप देखेंगे संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। यानी संविधान में ये नहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा, यानी ये नहीं बताया गया कि कैसे नियुक्त किया जाएगा, किसे नियुक्त किया जाएगा, कोई स्पेसिफाई कोई प्रोविजन नहीं दिए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, तो राज्यपाल के पास कभी कभी स्वविवेक शक्ति से वो मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देता है, लेकिन यहाँ पर स्वविवेक शक्ति तब यूज करता है जब कभी गठबंधन की सरकार बनती है। तो अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप बात करें कि जो विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जो विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, तो यहाँ पर राज्यपाल जो है, राज्यपाल किसको मोस्टली जो है राज्यपाल वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
ठीक है, तो यहाँ पर यानी राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ये मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है। और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, राज्यपाल को नियुक्त करता है, क्योंकि राज्यपाल भी निर्वाचित नहीं होता था। और मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो राज्यपाल किसको नियुक्त कर रहा है? मुख्यमंत्री को। सेम स्ट्रक्चर केंद्र में कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 164 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, यानी आप कह दें कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, इसके लिए यानी ये आप देखेंगे राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यानी इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो राज्यपाल है वो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे। यानी आप ये नहीं कह सकते, तो यानी किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री उठाकर बनाया जा सकता? अगर ऑप्शन है कि यानी कोई भी व्यक्ति, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है वो स्वविवेक शक्ति का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर बहुमत दल के नेता को यानी किसी को भी वो मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री उठाकर बना देगा तो विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पर उसको बहुमत हासिल करना, यानी कोई फेमस पर्सनालिटी हुई होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी को भी वो मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। वो हमेशा क्या करता है? बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि जो 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है, 164 आर्टिकल कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति, क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, राज्यपाल जो है वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल, क्योंकि विधानसभा में ही मेजॉरिटी वाली बहुमत पार्टी जाती, तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी भी दल, 2 दल हैं अगर या 3 दल हैं, किसी भी दल को कोई स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए, जब किसी भी दल को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है? अपने स्वविवेक का यूज करता है, अपने स्वविवेक के अनुसार। और वो ऐसी परिस्थिति में क्या करता है राज्यपाल, यानी दोनों दल हैं, दोनों दलों में से मान लिया इसके पास 150 सीटें हैं और इसके पास 100 सीटें, तो अब जो है राज्यपाल स्वविवेक का यूज करते हुए जिसके पास 150 सीटें, यानी जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, उस ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दल के समूह जो होंगे, यानी गठबंधन में भी बनी है, तो इसके पास अगर मान लिया इसमें 3 पार्टियों का गठबंधन है और 150 सीटें जीती है, दूसरी पार्टी है तो उसने 100 सीटें जीती, तो यहाँ पर जो गठबंधन पार्टी होगी, यानी गठबंधन में भी जो सबसे बड़ा दल होगा, यानी अगर 2 ने मिलकर, यानी इधर गठबंधन में 2-3 पार्टियों ने मिलकर बनाया, 2-3 पार्टियों में अब ये मेजोरिटी में आ गई, यानी इसने बहुमत प्राप्त कर लिया और ये इसकी सरकार बनने को है। अब इसकी सरकार जब बन गई, यानी तो यहाँ पर अब इसमें से किसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए, यानी 2-3 पार्टियां हैं, उनमें से किसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए गठबंधन की सरकार में, तो उनमें से जो दल बड़ा होगा, यानी जो सबसे बड़ा दल होगा, उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा कौन? राज्यपाल, और स्वविवेक से नियुक्त करेगा। और अगर उसने नियुक्त कर दिया, मान लिया कि उसको क्या होगा फिर वो, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार में अब ये होगा कि क्या पता अन्य जो नेता है वो ना माने इस चीज के लिए कि उसको मुख्यमंत्री पद पर बनाया जाए। ऐसी स्थिति में क्या करता है, यानी बना तो देता, स्वविवेक से जब बना देता है तो उसको 1 महीने के भीतर सदन में अगर मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया, यानी सबसे बड़े दल या दल के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता जब राज्यपाल, तो उसको 1 महीने के भीतर क्या होगा, 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। आपको ये जो टाइम पीरियड होता है 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री वाली कंडीशन, प्रधानमंत्री भी अगर किसी भी व्यक्ति को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को बनाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, और अगर कोई प्रधानमंत्री यानी गठबंधन की सरकार बनती है, तो उनमें से अगर कोई व्यक्ति कोई भी है तो उसको प्रधानमंत्री अगर बनाया जाता है तो उसको 1 महीने के अंदर सदन में जब विश्वास मत हासिल करना होता है बहुमत पार्टी दल की सरकार को या बड़े दल वाली सरकार को, बड़े दल वाले नेता को अगर बहुमत हासिल करना होता है सदन में, तो 1 महीने का टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर टाइम मैं क्लियर कर रही हूँ, तो यहाँ पर 1 महीने का टाइम चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर
मुख्यमंत्री हो। सदन में 1 महीने के भीतर उसको सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा, यानी कि मेजॉरिटी में विधायक मेरे पास हैं तो विश्वास मत हासिल करना होगा, 1 महीने का टाइम है। तो टाइम यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे आपने देखा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, फिर दूसरी बार आपने कंडीशन देखी राज्यपाल के अध्यादेश, दोनों में कंपैरिजन भी देख लिया। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या था कि राज्यपाल का कोई अध्यादेश होता था तो अध्यादेश जब यानी जब सत्र स्टार्ट होता था तो उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर पारित होना अनिवार्य होता था। अगर 6 सप्ताह तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता या पारित नहीं होता है तो वो समाप्त हो जाता था बिल या विधेयक। तो यहाँ पर क्या हो जाता था, यानी अधिनियम नहीं बन पाता था। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की सकते, यहाँ पर क्या था 6 महीने का टाइम पीरियड, 6 महीने का टाइम पीरियड होता था, यानी 6 महीने के 6 महीने का टाइम पीरियड। अगर इसमें सत्र स्टार्ट होता और सत्र में ये प्रस्ताव रखा जाता राष्ट्रपति के अध्यादेश की और 6 महीने तक की 6 महीने के भीतर अगर उस पर अगर 6 महीने के भीतर वो पारित हो जाता तो वो एक्ट या अधिनियम बन जाता था। अगर नहीं पारित हुआ तो वो अगर नहीं पारित हुआ तो वो समाप्त हो जाता था। यहाँ पर राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के लिए 6 महीने का टाइम पीरियड था, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के लिए 6 सप्ताह का टाइम है। आप देख रहे हैं जब संसद में, यानी जब संसद हो गया और इधर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद, तो यहाँ पर क्या है कि इसको सदन में, तो यहाँ पर जब सदन में बहुमत हासिल करना है, विश्वास मत हासिल करना है, तब कितना टाइम पीरियड लग रहा है, सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए 1 महीने का टाइम लग रहा है। तो इस तरह से आप अंतर जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का जहां अंतर आ रहा है वो चीजें नोटिस करने वाली होती हैं। तो यहाँ पर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा, अगर किसी स्वविवेक से राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो आप ये फैक्टर समझ गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब करता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए। अगर कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहता है, तब उस स्थिति में क्या करेगा, तब यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात अगर सत्तारूढ़ दल, जिसकी पार्टी चल रही है, सत्तारूढ़ दल जो है वो अपने नए नेता का चुनाव अगर कर लेता है तो राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। यानी जिसकी अगर बहुमत में कोई पार्टी है, उस बहुमत पार्टी का अगर नेता यानी मुख्यमंत्री जो है, अगर मुख्यमंत्री जो है उसकी मौत हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो सत्तारूढ़ पार्टी जो है दूसरे किसी मेंबर को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहती है तो राज्यपाल के पास विकल्प है कि वो उसी व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन स्वविवेक का तब यूज कर सकता है जब दूसरा कोई दावेदार पद ना हो, यानी कोई दावेदार दूसरा नेता ना हो, तो इस कंडीशन में वो अपने स्वविवेक का यूज कर सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। तो आप देखेंगे संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहा है। आपने देखा गठबंधन की सरकार में, यानी वो अपने बहुमत का यानी स्वविवेक का यूज कर रहा है राज्यपाल, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जिस भी व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहा है राज्यपाल या कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद पर आ रहा है तो वो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने से पहले ही बहुमत हासिल करें। जब उसे मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता है तब उसके बाद वो विश्वास मत हासिल करता है। विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा जाता है उससे बहुमत सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे, ये कहीं भी संविधान में नहीं कहा गया है। ये बात यहाँ पे ये डिफाइन की जा रही। उसके बाद आप देखेंगे राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर एक उचित समय यानी आपने देखा 1 महीने के भीतर उसको विश्वास मत हासिल करना था, ऐसे बहुत से मामलों में किया भी जा चुका है। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है 6 माह के भीतर। अगर आपने देखा कि विधानसभा या विधान परिषद किसी का मेंबर होना चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, अगर नहीं है इन दोनों में से किसी का भी, यानी अगर विधानसभा का भी मेंबर नहीं है और विधान परिषद का भी मेंबर नहीं है, अगर कोई ऐसा मंत्री है या कोई ऐसा राजनेता कि जिसको कहा कि इसको मुख्यमंत्री पद पर बना दिया, अगर उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया तो यहाँ पर 6 माह के भीतर उसको क्या होगा, उसको बहुमत हासिल करना होगा। यानी एक ऐसे व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य जो एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा विधान परिषद दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो 6 माह, यहाँ पे आप देखें मोस्टली आपको जो मिलेगा वो 6 माह का टाइम पीरियड, जो कहीं पे जो वेरिएशन होता है जहाँ पे 6 सप्ताह है या जो अधिकतम जैसे आपातकालीन स्थिति है, राज्य आपातकाल जो है वो अधिकतम जो है 3 साल तक की लगाया जा सकता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है तो
इस चीज़ को नोटिस करने वाला होता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करते जाया करें कि राज्य विधानमंडल का सदस्य अगर नहीं है मेंबर, अगर मतलब दोनों में से किसी सदन का था तो उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ा था अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया था राज्यपाल की स्वविवेक से। अगर वो दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे कितना टाइम दिया जा रहा है? उसे 6 महीने का समय दिया जा रहा है, यानी 6 माह के लिए वो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल का सदस्य यानी विधानसभा विधान परिषद किसी का भी सदस्य नहीं है, तो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, यानी उसका सदस्य उसको सदस्यता हासिल करनी होगी विधानमंडल या विधान में, यानी यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि बहुमत हासिल करना है, यहाँ पर उसको सदस्य बनना पड़ेगा। यानी एक विधानमंडल का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसको विधानमंडल या विधान परिषद किसी ना किसी का सदस्य होना चाहिए और 6 माह के भीतर उसको किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी विधानमंडल का कोई भी अगर सदस्य मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, इस दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, उसका सदस्य होना पड़ेगा। मतलब ऐसा ना होने पर उसे मुख्यमंत्री का पद उसका समाप्त हो जाएगा। तो आप समझ गए, यानी कोई अगर नॉर्मल कोई भी व्यक्ति है, अगर वो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो आपको वो व्यक्ति जो है वो 6 माह के भीतर किसी ना किसी सदन की यानी विधानमंडल या विधान परिषद किसी भी सदन की उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, और अगर वो 6 माह के भीतर सदस्यता नहीं लेता है तो उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। ये इसीलिए आपको बताया गया था कि जो मुख्यमंत्री है वो दोनों सदनों में से किसी न किसी सदन का सदस्य होगा ही होगा, और अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर उसको सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो यानी एग्जैक्ट तौर पर क्या कर सकते हैं कि किसी न किसी सदन का सदस्य होगा। तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन यानी विधानसभा दोनों में से विधानसभा और विधान परिषद यहाँ चुने हुए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा में MLA चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री है यानी जो विधानसभा से चुना जाता है, यानी यहाँ पर आप देखोगे जो मुख्यमंत्री है वो निचले सदन से होता है, बहुमत पार्टी जो है वो विधानसभा में देखेंगे आप। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जो है वो निचले सदन विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन अनेक अवसरों पर आप देख पाएंगे अवसरों पर उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य से भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार थे, वो विधान परिषद के मेंबर थे। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों में से किसी का भी, लेकिन मोस्टली जो होता है वो विधानसभा का मेंबर रहता है, विधानसभा का जो मेंबर चुना जाता है यहाँ पर निचले सदन का विधानसभा का, लेकिन हो दोनों का सकता है। आपने पहले ही देख लिया कि विधानसभा या विधान परिषद किसी में से किसी एक की सदस्यता उसके पास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे शपथ और कार्यकाल। यहाँ मुख्यमंत्री से कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे अगर यूपी के संदर्भ में देखा जाए, यूपी के संदर्भ में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी अगर यूपी के संदर्भ में देखें तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री यूपी के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के संदर्भ में जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और वर्तमान कौन है यूपी के, योगी आदित्यनाथ हैं। अगर देखा जाए कि जो मुख्यमंत्री हैं, यानी अगर यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे यूपी के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहा जाए तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कपलानी है, और भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहा जाए, अगर आपसे मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपसे कि कहा जाता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कपलानी, और सुचेता कपलानी कहाँ से, यूपी से, तो आप यानी यूपी से बनी थी। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो भी सुचेता कपलानी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो भी सुचेता कपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किसी भी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री। दूसरा क्वेश्चन भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला, भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मायावती जी, सुश्री मायावती।
भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। फिर एक क्वेश्चन और कि एक क्वेश्चन जैसे भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति कौन थे? ज्योति बसु थे। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल। यानी भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। तो यहाँ से मुख्यमंत्री से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए। तो आपने देख लिया कि विधानसभा विधान परिषद किसी का मेंबर होना चाहिए, नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता हासिल कर लेना चाहिए। अगर कभी अगर स्वविवेक से कभी बना दिया जाता है तो उसको 1 माह के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा सदन के भीतर, यानी 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति थी किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 164 में थी। कौन करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति? तो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल और अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पर आपने इन क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर उसके बाद शपथ, कार्यकाल और वेतन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शपथ क्या है, कार्यकाल और वेतन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक की मुख्यमंत्री बनने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और एक दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कौन थे वो अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, सबसे कम समय तक की मुख्यमंत्री पद पर मध्य प्रदेश के थे। तो आप देखेंगे, यानी आप इन चीज़ों को, यानी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कैसे गठित हो रही, कैसे नियुक्त हो रही, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे हो रही। तो मध्य प्रदेश अगर नाम आ गया तो मध्य प्रदेश यानी वर्तमान आप देख सकते हैं वर्तमान में क्या सिचुएशन बनी हुई मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार बनती है, किसकी गिरती है, किसके पार्टी में यानी बहुमत प्राप्त, यानी किसकी पार्टी में कितने विधायक रहते हैं। आपने देखा कांग्रेस भाजपा 22 विधायक जो हैं वो कांग्रेस से भाजपा में चले गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसकी पार्टी की सरकार बनती है, यानी हालांकि जब फ्लोर टेस्ट होगा कौन विश्वास मत हासिल करता है तो इसके बारे में आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का शपथ, कार्यकाल और वेतन। और अगर मैं बात कर रही कि प्रधानमंत्री से कैसे भिन्न था मुख्यमंत्री, यानी कौन सी 2 कंडीशन थी जिनमें से प्रधानमंत्री से भिन्न होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री किन 2 कंडीशन में भिन्न होता है? तो पहली कंडीशन ये कि क्योंकि बहुमत प्राप्त जो मुख्यमंत्री होता है, एक बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री को भी राज्यपाल बर्खास्त कर सकते हैं। उसके पास ये पावर होती है कि एक बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन जो है प्रधानमंत्री के संदर्भ में ये बात नहीं थी कि बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जो है वो बर्खास्त करते हैं। यहाँ पर एक बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री को भी राज्यपाल बर्खास्त कर सकते हैं। ये जो है ये 2 कंडीशन अलग होती हैं। पहली कंडीशन राज्यपाल को बर्खास्त कर सकते हैं बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री को। दूसरी कंडीशन, एक बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होता। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बाध्य नहीं होता है। तो बहुमत प्राप्त नेता की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होता, हालांकि मानता है लेकिन बाध्य नहीं होता। तो 2 कंडीशन में वहाँ पर राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त मध्य परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन यहाँ बाध्य नहीं होता है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय की हालांकि टिप्पणी आई है, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर शपथ, कार्यकाल, तो शपथ कितनी होते, शपथ यानी कार्यकाल और वेतन कितना होता है। तो मुख्यमंत्री की शपथ, तो मुख्यमंत्री यानी अपना पद जब ग्रहण करता है, यानी मुख्यमंत्री 5 साल तक की 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सबसे पहले शपथ देख लें, तो पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल जो है उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यहाँ पर ये शपथ दी गई है कि आप शपथ यानी शपथ ग्रहण समारोह में आप देखते होंगे कि अपनी शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय उसके विचार में लाया जाएगा या उसे ज्ञात होगा तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री को अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन में ऐसा करना अपेक्षित हो। तो ये है शपथ। उसके बाद जो शपथ के बाद यानी आप देखेंगे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। आप जानते हैं कि जब सरकार बनकर आती है वो 5 साल के लिए रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री कब तक रहेगा, यानी आप देख रहे हैं कि कभी वो
त्यागपत्र द्वारा अलग हो सकता है, या फिर बर्खास्त किया जा सकता है, या फिर कभी विधानसभा जो यानी विधानसभा विघटित हो सकती है। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है, क्योंकि राज्यपाल जब यानी राज्यपाल उसे अपने पद से बर्खास्त कर सकता है। तो इस वजह से मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करता है। यदि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल को किसी भी समय बर्खास्त कर दें, यानी ये नहीं है कि किसी भी समय उसको बर्खास्त कर दें। राज्यपाल तब उसे यानी राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जाता जब तक उसको बहुमत प्राप्त होता है। विधानसभा में जब तक उसे बहुमत प्राप्त है तब तक उसे बर्खास्त नहीं करता है। लेकिन अगर वो विश्वास खो देता है, विधानसभा में विश्वास खो देता है, तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देता है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश वर्तमान आप पूरे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, यानी जब लगा कि कांग्रेस में विधायक कम है, यानी कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, तो कमलनाथ जी ने क्या किया, तो यानी कि उनको पता चल गया कि विश्वास नहीं रह गया है पार्टी में, तो विश्वास मत यानी हासिल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब लगे कि विधानसभा में अगर वो विश्वास खो देता है, तो अगर विश्वास खो देता है तो उसे क्या करना है, उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे क्या कर देगा, राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। तो इस कंडीशन में आपने यहाँ पर आप देखा, तो अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप करंट के जितने भी टॉपिक होते हैं या जो भी न्यूज़ होती है, आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, बहुमत हासिल करना क्या होता है, सदन में विश्वास मत हासिल करना क्या होता है, और कोई सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी। सदस्यता लेना क्या होता है कि यानी उसको संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, या फिर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। तो योग्यताएं क्या क्या होती हैं, ये चीज़ें, तो यहाँ पर कार्यकाल वेतन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर मेजोरिटी यानी विश्वास मत खो देता है, अगर तो मुख्यमंत्री विधानसभा में अगर विश्वास मत खो देता है और उसके खुद ही के जो एमएलए हैं यानी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो विश्वास मत हासिल नहीं, उसको लगता है कि विश्वास खो गया है, विधानसभा में विश्वास खो देता है, तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री का वेतन है, वेतन और भत्ते का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, तो वेतन और भत्ते का निर्धारण जो है राज्य विधानमंडल से किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। आप देखते हैं कि कुछ यानी जो एमएलएज हैं उनका वेतन समय समय पर कभी बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन वो बढ़ाता कौन है, क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य विधानमंडल के सदस्य, और राज्य विधानमंडल में वही एमएलए हैं, यानी एमएलए जो है विधानमंडल। तो यहाँ पर आप देखें एमएलए जो एमएलसी हैं, यानी राज्य विधानमंडल में कौन बैठ रहा, यही एमएलए और एमएलसी ही बैठ रहे हैं। तो ये एमएलए और एमएलसी जो हैं यानी यही अपना जो वेतन है, ये वेतन और भत्तों का निर्धारण, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है राज्य विधानमंडल द्वारा ही किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन और भत्ते, उससे व्यय विषयक भत्ते और निःशुल्क आवास मिलता है, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि दी जाती हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, तो मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या शक्तियाँ, तो इनको हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात की जा रही है तो आप देखते हैं सारे कार्यकाल जो हैं वो मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है और केवल राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के लास्ट में सिग्नेचर हो जाते हैं। तो राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो जो जो आप कार्य देखेंगे, जैसे कि आपने राज्यपाल वाले चैप्टर में देखा कि राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर रहा है, तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर रहा है, तो यहाँ पर आपको चेंजमेंट क्या करना होगा मुख्यमंत्री के संदर्भ में कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। अन्य जो मंत्री जो हैं वो मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह से की जाएगी। बस इतना चेंजमेंट आपको करना है। तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर लें, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेगा जिनकी सिफारिश जो है वो मुख्यमंत्री ने की होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वह मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है। आप देखते हैं ट्रांसफर या फिर दूसरे को यानी मंत्रालय बदल दिए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि वह मंत्रियों के विभाग जो हैं वो विभाग बदल दिए जाते हैं, राज्य में विभाग। तो ये मंत्रियों के विभाग के वितरण और फेरबदल करता है, किसकी सलाह से करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र के लिए कह सकता है और राज्यपाल को उसे बर्खास्त और परामर्श दे सकता है, या राज्यपाल को उसे बर्खास्त कर सकता है या बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी परामर्श देगा कि ये जो है यानी वो किसी भी मंत्री के लिए मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल से कह सकता है कि आप इन्हें बर्खास्त कर दें अपने, या फिर बर्खास्त करने का परामर्श
परामर्श दे सकता है, या फिर मतभेद होने पर किसी मंत्री से यानी किसी भी मंत्री को पद से हटाना चाहता है, मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को पद से हटाना चाहते हैं तो वो राज्यपाल से कह सकते हैं। तो यानी किसी भी मंत्री से त्यागपत्र लेने के लिए कह सकते हैं, कौन? मुख्यमंत्री कहेंगे। लेकिन ले रहे हैं राज्यपाल, आपको दिख रहा है कि राज्यपाल ने इस्तीफा लिया, लेकिन करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। सारे काम जो है कार्यकारी प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री है। जैसे कि प्रधानमंत्री की कंडीशन थी, सेम वैसे ही मुख्यमंत्री, पूरे राइट जो है वो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह ही राज्य में मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, उनके फैसलों अध्यक्षता कर इसके फैसलों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। नेक्स्ट, अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। यानी आप देखते हैं मुख्यमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है, और मुख्यमंत्री जो है अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे रहा है तो यानी अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वो पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। कि अगर फिर उसके बाद देखेंगे, चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद को अपने आप ही विघटित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो विघटित हो जाएगी, नए चुनाव होंगे, विघटन। तो यहाँ पर दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है, यानी किसी मंत्री को उस पद से हटाया या दूसरा विभाग सौंपा गया, तो अगर मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भर या नहीं भी भर सकता है। ये मुख्यमंत्री की स्वेच्छा पर निर्भर है। लेकिन मुख्यमंत्री जब हटता है, यानी मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे रहा है, या यहाँ पर आगे देखेंगे कि अगर अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री दे रहा है तो पूरी तरह से पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त की जा रही, पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। और यही कंडीशन आपने देखा कि जब आप मध्य प्रदेश में लगा कि मध्य प्रदेश में बहुमत हासिल नहीं होगा, यानी विश्वास मत हासिल नहीं होगा, तो क्या किया मुख्यमंत्री ने? जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही वो जो है वो यानी विघटित हो गई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि अगर मुख्यमंत्री जो है वो त्यागपत्र दे देता तो पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त हो जाती। पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी? पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो समाप्त हो जाती है, पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि राज्यपाल के संबंध में, तो राज्यपाल के संबंध में क्या होगा, यानी किससे कंपेरिजन करनी? मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के संदर्भ में क्या है, राज्यपाल के संदर्भ में, यानी राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री को क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 167 में। तो आपने आर्टिकल 163 देखा, आर्टिकल 164 देखा, यहाँ पर आप देखना है आर्टिकल 167। तो आर्टिकल 167 में यानी राज्यपाल के संबंध में जो मुख्यमंत्री को क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का एक वो प्रमुख तंत्र है, राज्यपाल और इधर मंत्रिपरिषद। आपने देखा राज्यपाल प्रमुख है, और उसके बाद यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या है? मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करवा रहा है? मंत्रिपरिषद, यानी जो मंत्रिपरिषद यानी पूरी मंत्रिपरिषद में आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, यहाँ पर सारे मंत्री हैं। तो यानी जो इन दोनों के बीच कड़ी है, यानी ये कार्य करने वाले हैं, तो इन दोनों के बीच जो कड़ी है वो मुख्यमंत्री की कड़ी है। तो आप देखेंगे कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वो प्रमुख तंत्र हो जाता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वो राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो प्रस्थापन की संबंधी जो मंत्रिपरिषद की सभी सूचनाएं वो राज्यपाल को संसूचित करे। यानी जो भी विधानसभा में यानी विधानमंडल में या विधान विषयक जो भी कानून नियम बनते हैं या जो भी चर्चाएं चल रही हैं उन सब के बारे में जानकारी जो देगा, वो जानकारी देने का उत्तरदायित्व हो जाता है मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संशोधित करें। मंत्रिपरिषद के बारे में सभी जो भी कार्य या जो भी कर रहा है मुख्यमंत्री, जो भी कार्य इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या जो भी जानकारी देना चाहता है, तो वो सारी जानकारी जो है वो राज्यपाल को संसूचित करेगा। कौन? मुख्यमंत्री। उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो सूचित करे राज्यपाल को। दूसरी कंडीशन, जब राज्यपाल को किसी विषय पर जानकारी लेनी हो, मांगना चाहता हो, तो भी वो संसूचित करे, यानी संसूचित करना यानी सूचित करना। फिर तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है? अगर कोई विधेयक, अगर कोई विषय है, किसी विषय पर अगर कोई मंत्री जो है वो डायरेक्ट क्या है, यानी मंत्री ने कोई भी मंत्री है उसने राज्यपाल से कोई बात कही और उस विषय पर चर्चा नहीं की गई है विधानसभा में या विधान परिषद, यानी जो अगर कोई भी बात है उस बात पर यानी मंत्रिपरिषद में उस पर विचार नहीं किया गया, मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया गया। कोई ऐसा विषय जिस पर किसी एक मंत्री ने
केवल निश्चय किया, किसी एक मंत्री ने सोचा या विचार किया, और वो क्या है, अगर वो राज्यपाल को उस सूचना के बारे में बता दे, और उस सूचना के बारे में बता दे, लेकिन उस सूचना का जिक्र जो है या डिस्कशन जो है वो मंत्रिपरिषद ने ना किया हो, यानी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल को जब बताया, तो राज्यपाल अगर अपेक्षा करता है कि इसको परिषद के समक्ष विचार किया जाना चाहिए, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष वो प्रस्ताव जो है वो विचार के लिए रखा जाएगा। ये तीसरी कंडीशन हो जाती है। तो यही कंडीशन जो है, यानी राज्यपाल के संबंध में आपने देख लिया कि अगर मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को संसूचित करे सारे मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय को, और उसके बाद दूसरी कंडीशन, राज्यपाल को जब राज्यपाल मांगे जानकारी किसी भी विषय प्रस्तापन से संबंधित, तब वो सूचना दे। तीसरी कंडीशन अगर कोई मंत्री जो है यानी मंत्रिपरिषद में कोई विषय पर विचार ना किया गया हो और कोई मंत्री जो है वो राज्यपाल से कहे, तो राज्यपाल द्वारा जब अपेक्षा की जाती है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष वो विचार के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। सेम कंडीशन है प्रधानमंत्री के संबंध में, यानी आपने देखा था जैसे कि केंद्र में जो पावर है प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की, जस्ट सेम यहाँ पर एक तरह से राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की है निम्नलिखित शक्तियाँ जो प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वह महत्वपूर्ण अधिकारियों, जैसे कि अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति करेगा? महाधिवक्ता की। केंद्र में किसकी नियुक्ति की जाती थी? महान्यायवादी की। 76 आर्टिकल, यहाँ पर महाधिवक्ता है तो महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 165 महाधिवक्ता। तो यहाँ पर जैसे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति हो गई। राज्य लोक सेवा आयोग, वहाँ पर क्या होता था? संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष, सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देगा कौन? मुख्यमंत्री परामर्श देगा। तो ये है राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। फिर आप देखेंगे राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ हैं, यानी मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। आपने देखा मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, यानी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में किस मंत्री को, यानी किसी मंत्री से त्यागपत्र ले सकता है, नियुक्त कर सकता है, या उसे अपने पद से हटाकर इस्तीफा ले सकता है, और या फिर उसे दूसरा पदभार दे सकता है, या मतलब उसका जो विभाग है वो बदल सकता है। यहाँ पर आपने देख लिया। और सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन करता है जो मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के संदर्भ में आपने शक्तियाँ देख ली। उसके बाद देखा राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। तो राज्यपाल के संदर्भ में आपने देखा कि संसूचित करेगा, या फिर राज्यपाल कोई सूचना मांगे तो उसको देगा, या फिर तीसरी और चौथी कंडीशन ये आपने देख ली राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी है मंत्रिपरिषद हो गई, राज्यपाल हो गया। तीसरी है राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानमंडल में क्या क्या आ जाएगा? विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में तो सदन का नेता कौन है? मुख्यमंत्री। तो सदन के नेता के होने के नाते मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? जैसे कि आप जानते हैं राज्यपाल जो है किसी भी यानी विधानसभा सत्र को विघटित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। तो स्थगित और विघटित करेगा तो किसकी सलाह से करेगा? तो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो पहला यानी विधान यानी कानून बनाने के संबंध में, या विधानसभा या विधान परिषद के संदर्भ में। तो यहाँ पर विधानसभा का सत्र बुलाएगा या स्थगित करेगा, राइट किसके पास है? राज्यपाल के पास है। किसकी सलाह से करेगा? तो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो यहाँ पर आप यही देखेंगे विधानमंडल के संदर्भ में क्या देखेंगे? राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। दूसरी कंडीशन, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। विधानसभा विघटित होना और स्थगन क्या होता है? विघटन क्या होता है? विधान का सत्र आहूत करना, विधान का सत्र बुलाना यानी विधान सत्र आहूत करना। तो आहूत करना, विघटन, स्थगन, तो ये सारी चीज़ें आपने संसद वाले चैप्टर में देखी है, यानी जो संसद टॉपिक पढ़ा है आप उसको देख लें तो कई चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। तो यहाँ पर आपने देखा 3 स्थितियों में ये राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे अन्य शक्तियाँ और कार्य। तो अन्य शक्तियाँ क्या हैं? यानी ये सारी शक्तियों के अलावा मुख्यमंत्री के पास अन्य भी कार्य हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रधानमंत्री जो होता था, अन्य कार्यों में क्या होता था? प्रधानमंत्री जो योजना बोर्ड हो गया, योजना बोर्ड का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया, तो नीति आयोग का प्रधान होता था। यहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर योजना बोर्ड होता था, तो यहाँ पर राज्य योजना बोर्ड, यानी राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? सिर्फ आपको चेंज क्या कर दिया जाएगा? आपको योजना बोर्ड आपने बहुत रट रखा है,
कि योजना बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर उसने राज्य शब्द आगे लगा दिया, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, तो आपको क्या लिखना होगा, मुख्यमंत्री। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे क्षेत्रीय परिषद यानी संबंधित क्षेत्रीय परिषद जब है तो क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और इस एक समय में इसका कार्यकाल कितना होता है, एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो क्षेत्रीय संबंध में हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद। जब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि से क्षेत्रीय परिषद, और क्षेत्रीय परिषद कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और उसके रूप में यानी उपाध्यक्ष को नियुक्त कर रहा है। दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 263, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263, वहाँ पर डीप में भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, वो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। कौन, मुख्यमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा राष्ट्रीय विकास परिषद, यहाँ पर आपने देखा क्षेत्रीय परिषद, तो इसका कार्यकाल कितना देखा, 1 वर्ष देखा। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, मुख्य व्यक्ति वही है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। आपातकाल यानी जो राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 लगता था, और लगाता कौन था, राज्यपाल लगाता था। लेकिन राज्यपाल यानी इस संबंध में राज्यपाल आपातकाल के दौरान जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लग जाता है, तो आपातकाल के दौरान जो राजनीतिक स्तर पर है, राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक की भूमिका निभाता है मुख्यमंत्री। तो ये थी अन्य शक्तियां और कार्य। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है राज्य का नेता। नेक्स्ट क्या है, राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनसे उनकी समस्याओं आदि के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है मुख्यमंत्री। उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो सेवाएं हैं यानी वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस तरह से आप देखेंगे राज्य प्रशासन में वो महत्वपूर्ण और अहम भूमिका एक तरह से अदा कर रहा है। और राज्यपाल का अगर देखा जाए स्वविवेकाधिकार जो है, स्वविवेकाधिकार राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियाँ जैसे प्राधिकार, प्रमुख, प्रतिष्ठा, स्थिति आदि में कटौती कर सकता है। यानी राज्यपाल का विवेकाधिकार जो है, स्वविवेक शक्तियां हैं राज्य के प्रशासन में। मुख्यमंत्री की जो कुछ शक्तियां हो जाती हैं जैसे कि प्राधिकार हो गई, प्राधिकार, प्रमुख, प्रतिष्ठा आदि स्थितियों में उसकी कटौती कर सकता है कौन, राज्यपाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह लेने के लिए यानी सलाह मानने के लिए राज्यपाल एक तरह से बाध्य नहीं होता है, और जो बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री है उसको राज्यपाल जो है वो बर्खास्त भी कर सकता है। यहाँ पर जो पावर है वो राज्यपाल को ज़्यादा दी गई है। फिर आप देखेंगे राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल के साथ संबंध। तो राज्यपाल के साथ क्या संबंध है, आर्टिकल 163 देखा, आर्टिकल 164 देखा, यहाँ पर उसी चीज़ को डिफाइन कर दिया गया है। तो आर्टिकल 163 क्या है, आर्टिकल 163 कहता है जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को भी अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्यपाल को क्या है, यानी राज्यपाल कुछ मामलों में स्वविवेक शक्ति का यूज कर रहा है। और किन मामलों में वह स्वविवेक का यूज करता है ये भी आपने कल भी बहुत अच्छे से देखा था कि जब बहुमत पार्टी की यानी जब दोनों सदन यानी स्वविवेक का यूज कब करता है, जब यानी किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो उस स्थिति में वो स्वविवेक का यूज करता है। तो या फिर कभी जैसे कोई भी ऐसा प्रस्ताव जब कभी उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने की बात हो तो यहाँ पर स्वविवेक का यूज कर सकता है। तो यहाँ वो स्वविवेक शक्तियाँ कब कब कहाँ यूज कर रहा था मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वविवेक जिनमें यूज कर रहा है, स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर रहा है राज्यपाल, उन स्थितियों में यानी उनको छोड़ करके राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो जैसे प्रधानमंत्री को सहायता सलाह देने के लिए जैसे कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और जिसका प्रधान कौन होता है, सहायता सलाह देने के लिए जिसका प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अगर मुख्य यानी इन लोगों ने सलाह दे दी, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163। और हमारे जो इस चैप्टर की शुरुआत भी आर्टिकल 163 से ही हुई थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में आपने देखा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती थी। तो आर्टिकल 164 क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल जब चाहे यानी हटा सकता है, लेकिन तब तक नहीं हटाता जब तक
उसे विधानसभा में बहुमत हासिल रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी यहाँ पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ जबकि सेंटर में क्या होता था, लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। यहाँ पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके प्रति होगी, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। तो यहाँ पर ये 3 फैक्ट, यानी आर्टिकल 164 में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से होगी। तो यहाँ पर यानी जो मंत्रिपरिषद अगर नियुक्त कर दी गई तो वो किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये 3 जो फैक्ट हैं वो आर्टिकल 164 में है। फिर आर्टिकल 167 क्या है, आर्टिकल 167 जो है वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताता है कि वह राज्य के कार्यों कि प्रशासन संबंधी जो भी विधान होगा या विषय होगी, प्रस्थापना संबंधी जो भी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय जो है वो राज्यपाल को सूचित करेगा। तो राज्यपाल को सभी जानकारियां पहुंचाने का जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल में ये बात की गई है, तो आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है। आपने देखा भी राज्यपाल के संदर्भ में। तो ये थे प्रमुख आर्टिकल मुख्यमंत्री के संदर्भ में, और मुख्यमंत्री के शक्तियों के बारे में आपने देखा। यहाँ पर आर्टिकल जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए आपने देख लिया। 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देना, 163 आर्टिकल। 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। फिर आर्टिकल 166 राज्य सरकार का कार्यवाही संचालन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व। आर्टिकल 167 पढ़ा, 163 पढ़ा, 64 पढ़ा और 66 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन कैसे होगा। तो यहाँ पर यानी आपने देखा कि कार्यवाही का संचालन कौन कर रहा है, एक तरह से यानी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद और प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री है, और यही पूरी कार्यवाही का संचालन करते हैं। यही पूरी कार्यवाही यानी कार्यवाही का संचालन राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 166। तो 63, 64, 66 और 67 इनके बारे में आपने डिस्कस किया। तो यहाँ पर छूटा कौन, यहाँ पर छूटा आर्टिकल 165। आर्टिकल 165, तो आर्टिकल 165 यहाँ डिस्कस नहीं किया गया। 63 हो गया, 64 हो गया, 65 ये और 66, 67। तो 65 क्या है बेसिकली, तो आर्टिकल 165 जो है वो महाधिवक्ता को बताता है। आर्टिकल 165 जो है वो ये बताता है यानी जिस प्रकार संविधान द्वारा भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए, यानी भारत सरकार को जिस प्रकार से भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की गई थी, उसी प्रकार से राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए, उसी प्रकार से राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो जो महाधिवक्ता एक तरह से राज्य का जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। विधिक यानी कानून को जानने वाला, तो यहाँ पर जो राज्य का विधिक अधिकारी है सबसे ज्यादा कानून को जानने वाला है सारी राज्य सरकार की, यानी जो भी इनके खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो भी प्रस्ताव आते हैं या कुछ भी, तो ये जो चुनावी यानी ये जो अपने पक्ष रखता है अपने कहीं भी न्यायालय जाकर या कहीं भी, ये अपना यानी ये जो वकील का काम कर रहा है। तो राज्यों में सबसे प्रमुख कौन है, महाधिवक्ता, और केंद्र में सेंटर में कौन है, तो महान्यायवादी। तो यानी 76 आर्टिकल जो महान्यायवादी है वही यहाँ पर राज्य में जो पावर है वो महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ये क्या होता है, ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है आर्टिकल 165 में। यानी राज्यपाल जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को, यानी अब अगर आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता है, तो ये जो महाधिवक्ता है यानी तो इसको कैसे नियुक्त किया जाएगा, तो राज्यपाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, आर्टिकल 165 के तहत यानी किसी राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। और इसमें जो आर्टिकल 217 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य हो, और यदि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 10 साल तक की, अब आपसे पूछा गया कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा रहा है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस वजह से बन सकता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी तो वो महाधिवक्ता बन जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या देखनी है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब बनेगा, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन भारत का नागरिक होना चाहिए। और भारत के नागरिक के बाद सेकंड कंडीशन कम से कम 10 वर्ष तक की किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। कम से कम 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। फिर
तीसरी कंडीशन जो है, यानी यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। और फिर जो महाधिवक्ता होता, क्योंकि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। किसकी सलाह से कर रहा है? मुख्यमंत्री की सलाह से कर रहा है। तो जो महाधिवक्ता है, यानी जो महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और उसकी पदावधि जो है वो नियत नहीं है। अगर कहा जाए, यानी ऐसी पारिश्रमिक अगर देखा जाए कि क्योंकि उसकी पदावधि जो है वो नियत नहीं है कि कितने समय तक की रहेगा, तो ऐसा पारिश्रमिक जो है वो इस वजह से नियत नहीं होने के कारण यहाँ पे वो जो है वो पैसा कौन सा पाता है? वो पारिश्रमिक मेहनताना पाता है। तो यहाँ पर देखेंगे राज्यपाल द्वारा जो भी मेहनताना या पारिश्रमिक दिया जाए वो महाधिवक्ता को मिलता है। तो ये तो थी महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। तो महाधिवक्ता क्या कार्य करता है? बेसिकली आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता जो है, महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य जो होता है वो विधि संबंधी, कानून संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, विधि संबंधी, यानी ऐसे सभी काम, ऐसे सभी विषय जिन पर राज्य सरकार जो है, राज्य सरकारों को परामर्श देना होता है, अपना पक्ष रखना होता है, परामर्श देना होता है, जिन पर राज्यपाल जो है, जिन पर राज्यपाल उससे परामर्श मांगे, तो ये परामर्श मांगे तो कौन परामर्श देगा? महाधिवक्ता। यानी विधि संबंधी जो भी परामर्श, यानी जो भी विषय होंगे उन पर परामर्श कौन देगा? तो महाधिवक्ता देगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है? इसके अतिरिक्त उसका कार्य जो होता है, जैसे कानून से संबंधित उन सभी कार्यों को करना हो जाता है जो राज्यपाल यानी समय समय पर उसको द्वारा राज्यपाल उसको सौंपे, या फिर जिसे पूरा करने का दायित्व जो है वो संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा उसको दिया जाए। तो ये सारे काम कौन करता है? वो महाधिवक्ता करता है। और महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने का भी अधिकार होता है। महाधिवक्ता को जो राइट महान्यायवादी को प्राप्त थे वही महाधिवक्ता को जो राज्य के विधानमंडल है, तो विधानमंडल यानी विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों, तो राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना कि मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो ये किस में बताया गया, किस आर्टिकल में ये चीज़ बताई गई है? महाधिवक्ता यानी जो है राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 177 में। तो आपने देखा महान्यायवादी आर्टिकल 165 में था, और ये जो पावर है वो आर्टिकल 177 में बताई गई है। यानी उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का भी अधिकार प्राप्त होता है। राज्य के किसी भी न्यायालय में वो जाकर सुनवाई कर सकता है, सुनवाई करने का भी अधिकार होता है। लेकिन मतदान करने का आपने देखा, मतदान करने का किसी भी प्रस्ताव या किसी भी विषय पर मतदान करने का उसको अधिकार नहीं होगा। भाग ले सकता है, राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपना मत रख सकता है। तो ये तो था आर्टिकल 165 जो इसमें नहीं गिवन था, वो है आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स में है, तो वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, फिर आप देखेंगे। यानी अब मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, या फिर यूनिट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर आगे। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, यानी आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री देख लिया, मुख्यमंत्री से जो भी इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट थे और जो भी लक्ष्मीकांत में है आपने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया। अब आपको क्या देखना, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री पढ़ लिया, अब मुख्यमंत्री के बाद क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री के बाद जो इसके सारे चारों ओर, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री हैं, यानी राज्य में इनका क्या उत्तरदायित्व है, कैसे ये नियुक्त किए जा रहे हैं, इनके बारे में। इससे जस्ट कनेक्टिंग पॉइंट है इसके, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कभी कभी जो बात की जाती है कि जो राज्यपाल है, यानी जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री उसी को नियुक्त करता है जो बहुमत दल का, यानी जो बहुमत दल का नेता होता है, या फिर जो बड़ा दल होता है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन इसका समय समय पर कभी कभी उल्लंघन भी किया गया, जैसे कि एज एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में 1951 में, और राजस्थान हो गया 1967, राजस्थान 1967, और हरियाणा में राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल ने सबसे बड़े दल के नेता को, यानी सबसे बड़े दल जो थे उनके नेता को सरकार बनाने का न्योता दिया। जबकि दूसरी तरफ जो थे, जैसे पंजाब हो गया 1967 में, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर इसने गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का न्योता दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये फॉलो किया जाता है कि बहुमत दल या बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन इसका देख रहे हैं यहाँ पर उल्लंघन भी किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ, क्योंकि कई चीज़ संविधान में मेंशन होनी चाहिए ये चीज़, तो उस बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर
तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी एक दो बार जो उल्लंघन किया गया वो मैंने आपको बता दिया। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद। तो राज्य मंत्रिपरिषद क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। आपने देखा मुख्यमंत्री के बारे में देख लिया। अब मुख्यमंत्री के बाद नेक्स्ट जो है यानी यहाँ पर कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री कौन कौन से होते हैं तो इनके बारे में देखेंगे। कई उपबंध जो हैं वो पिछले वाले चैप्टर से मिलते हुए, यानी क्योंकि दोनों कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, मुख्यमंत्री और यानी तीनों कह सकते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर भारत का संविधान यानी राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में आप देखेंगे कि भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था उपबंध करता है। यानी जो पूरा स्ट्रक्चर वहां पर देखा है आपने, सेम स्ट्रक्चर है राज्य में। तो केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी कौन है, मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। और राज्य में मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह ही होता है। जो विभाग वहां थे वही विभाग यहाँ पर है। संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया गया है। संसदीय व्यवस्था में की सरकार के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया, लेकिन दो अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में कुछ सामान्य उपबंधों की चर्चा की गई। और आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में क्या व्याख्यायित किया गया है इसको भी आपने पीछे देखा। यहाँ भी मैं कनेक्ट कर देती हूँ कि आर्टिकल 163 में आपने क्या देखा, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो थी, यानी तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी वो यहाँ पर जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है अपने विवेकानुसार भी उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने अनुसार जो अपने कृत्यों का प्रयोग भी कर सकता है। यानी तो यहाँ पर आप देखेंगे जिन बातों में इस संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, यानी कुछ जो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां थी, तो उन बातों में स्वविवेकी बातों को छोड़ करके राज्यपाल क्या करता था, यानी स्वविवेकी बातों को छोड़ करके राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान कौन होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसको आपने पीछे भी डिस्कस किया, राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जैसा कि नाम में ही विहित हो जाता है कि स्वविवेकी के बाद जो भी कार्य करेगा उसको सलाह मशवरा देने के लिए मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाएगी। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर कोई स्वविवेक से अगर वो कोई कार्य करता है, तो अगर राज्यपाल जो है स्वविवेक से किसी विषय पर कोई यानी कोई ऐसा विषय है या कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई ऐसा विषय है या नहीं भी है जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा यानी इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है, यानी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कोई ऐसा विषय है जब राज्यपाल जो है अपने विवेकानुसार कार्य कर रहा है। तो विवेकानुसार जब कोई कार्य करता है तो विवेकानुसार उसके द्वारा किए गए कार्य जो होगा तो जो वो निर्णय देगा, यानी जो राज्यपाल होगा, जो राज्यपाल निर्णय देगा, राज्यपाल का निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय हो जाता है। यानी यहाँ पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये उसको ये विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। ये राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी बात को कानूनी तौर पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और उसके विवेकानुसार कार्य, यानी ये नहीं आप प्रश्न नहीं उठा सकते कि उनको विवेकानुसार करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। ये राज्यपाल यहाँ पर सहायता और सलाह देने के लिए, फिर उसके बाद जो अलग से राज्यपाल को जो पावर है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस पर क्लेम नहीं किया जाएगा, यानी वो स्वतंत्र है कि किसी विचार पर यानी विवेक स्वविवेक का यूज कर सकता है। तीसरी कंडीशन आप देखेंगे, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच भी नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी तो क्यों दी। यानी आप देख रहे हैं राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 163 में। लेकिन अगर जैसे कि कह रहे हैं मंत्रिपरिषद है जो है वो राज्यपाल को क्या सलाह दे रही है, कैसी सलाह दे रही है, या किसी मुद्दे पर जो नियम यानी पारित हो गया, और पारित कब हुआ, जब मंत्रिपरिषद ने कहा और जब मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री यानी इनके परामर्श से राज्यपाल ने कोई कार्य किया या कोई प्रस्ताव पारित किया जो एक्ट या अधिनियम बन के आया, तो उसके बाद में न्यायालय में चर्चा नहीं की जा सकती, या फिर यानी जब एक्ट या अधिनियम बन के आ गया तो या फिर नहीं बन के आया या फिर कोई परामर्श दे रहे हैं जो मंत्रिपरिषद हो गए या जो मुख्यमंत्री है और जो मंत्रिपरिषद है, अगर वो कोई परामर्श दे रही है राज्यपाल को तो उसको न्यायालय में आप उसकी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, समीक्षा नहीं की जा सकती कि जो सलाह दी है मंत्रियों ने राज्यपाल को वो गलत है, सही है, या फिर दी तो क्यों दी ये सलाह, तो यहाँ पर उसकी न्यायालय में कोई जांच नहीं की जाएगी। ये तो था आर्टिकल 163। फिर आर्टिकल 164 में मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध, तो मंत्रियों के बारे में आपने देखा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट आपने देखा कि जो जैसे यहाँ पर मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ये आर्टिकल 164 है, लेकिन आर्टिकल 164 में आपने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है और विधानसभा यानी बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। जो जितने फैक्ट थे उन फैक्टों के साथ साथ इन फैक्टों के साथ साथ जैसे यहाँ पर मंत्रियों के बारे में कुछ प्रावधान जो दिए जाते हैं कि हर जगह यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन यानी अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल
मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। कुछ जो क्षेत्र हैं यानी कुछ राज्य, जैसे उनमें से 4 राज्य, जैसे 4 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ क्या बताया गया, यहाँ बताया गया क्या कि जो यानी मुख्यमंत्री के परामर्श पर सारे कार्य कर रहा था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर एक जनजाति कल्याण, क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ ज़्यादा रहती, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर जनजातियाँ ज़्यादा होने के कारण उनके संरक्षण के लिए एक पृथक मंत्री बनाया जाता है। तो इनके यानी जो सिर्फ जनजातियों को प्रोटेक्शन दे रहा होगा, यानी जनजातियों के संरक्षण के लिए एक पृथक, जनजातियों के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्री होगा। और ये किस आर्टिकल में जोड़ी गई ये बात कि यहाँ जनजातियां ज्यादा हैं तो जनजातियों के संरक्षण के लिए एक अलग मंत्री होना, यानी एक पृथक मंत्री होना चाहिए। तो 94वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पर यानी कल्याण के लिए एक मंत्री नियुक्त हो जाता है। लेकिन जो 94वां संविधान संशोधन आया, तो 94वें संविधान संशोधन आया 2006 में। तो 94वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा जो बिहार है, तो बिहार को इससे अलग कर दिया गया। बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया कि वहाँ पर एक यानी एक पृथक मंत्री, यानी जो जनजातियों के लिए तो एक पृथक मंत्री होगा। इसको बिहार से अलग कर दिया। क्यों बिहार से अलग कर दिया गया, यानी बिहार में एक पृथक मंत्री नहीं बनाया जाता? तो बिहार में इसलिए क्योंकि यहाँ पर जनजातियों की संख्या कम हो गई। तो जब जनजातियों की संख्या कम हो गई तो यहाँ पर नियुक्त करने की कोई जरूरत, आवश्यकता नहीं महसूस हुई। इस वजह से लेकिन ये पूछा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 94वें संविधान संशोधन। और 94वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया कि वहाँ पर जनजातियों के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्री होगा। तो कहाँ पर एक पृथक मंत्री होता है जनजातियों के कल्याण के लिए? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। झारखंड से काटकर बिहार अलग हो जाता है। फिर उसके बाद ये तो हुई कि जो मुख्य, यानी कि यहाँ था मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो मंत्रियों के बारे में क्या क्या उपबंध किए गए, ये फर्स्ट फैक्ट हो गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श से। लेकिन कुछ राज्य जैसे, जिनमें से आपको 4 राज्य याद रखने, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर क्या होता है, जनजाति कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री की व्यवस्था की गई है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या यहाँ पर कितने मंत्री होते हैं, जैसे कि आपने सेम स्ट्रक्चर है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री में कितने व्यक्तियों को, यानी कितने सदस्यों को मंत्रालय दिया जा सकता है, या कितने व्यक्ति जो है वो मंत्री पद पर आ सकते हैं। तो कितने सदस्य मंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं? तो कुल यानी वहां पर था संसद में, तो यानी संसद में था, यहाँ पर है विधानसभा और विधान परिषद, यानी जो कुल सदस्य संख्या होती है, यानी अधिकतम संख्या राज्यों में मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या है, वो अधिकतम संख्या कितनी होगी? वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं नियुक्त किए जा सकते। यानी ये जो मंत्री नियुक्त किए जा रहे हैं और सबको अलग अलग विभाग दिए जा रहे हैं, ये जो मंत्री हैं वो कितने से ज्यादा नहीं होंगे? तो 15% से ज्यादा, यानी मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 91वां संविधान संशोधन। दोनों में ये फैक्ट है, प्रधानमंत्री खोलोगे और इधर यानी मंत्रियों के बारे में, यानी जो मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में देखेंगे। तो दोनों जगह, यानी यहाँ पर सेंटर, यहाँ केंद्र है और इसके बाद यहाँ पर केंद्र में आपने देखा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनकी जो, यानी यहाँ पर ये जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये जो टोटल संख्या थी वो टोटल कितनी? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% थी, क्योंकि यहाँ लोकसभा बहुमत दल, यानी लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15%। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्य में भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कुछ राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, कुछ उप मंत्री बनाए जाएंगे। इनकी टोटल संख्या कितनी हो सकती है? इनकी टोटल संख्या जो है वो 15%, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये दोनों के लिए ये फैक्ट है, और दोनों में ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोनों के लिए है 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन से इसमें भी ये बात जोड़ी गई है कि केंद्र में 15% से ज्यादा नहीं होंगे और राज्य में भी 15% से ज्यादा नहीं होंगे। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा इसे जोड़ा गया। तो आई होप आप इसको समझ गए। तो यहाँ पर ये हो गया कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा कि मैक्सिमम कितने हो
सकते हैं, मैक्सिमम आपने देख लिया 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो राज्य है यानी राज्य में, लेकिन कम अगर कुछ कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं यानी मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या जो है, मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या बहुत कम हो सकती है। यानी कुछ ऐसे जैसे छोटे राज्य हो गए तो वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर मंत्रियों ज़्यादा मंत्री बनाने की, तो वहाँ पर यानी कुछ जो राज्य हो गए, तो यानी अब आप क्या कहोगे कि क्या 10 मंत्री बना सकते हैं यानी मुख्यमंत्री समेत? नहीं, जो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या 12 है। न्यूनतम संख्या कितनी है? 12, यानी 12 से कम नहीं होंगे किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या। न्यूनतम संख्या 12 है और अधिकतम जो है वो 15%, यानी कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा यानी अधिक नहीं होंगे राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट तीसरा फैक्ट क्या होगा कि इसको तीसरा फैक्ट जो होगा, तीसरा फैक्ट कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य या दल बदल के आधार पर सदस्यता से निरस्त कर दिया जाता है, निर्हर कर दिया जाता है, यानी अयोग्य ठहरा दिया जाता है। अगर दल बदल किस अनुसूची में, तो दल बदल आपने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। दल बदल 52वां संविधान संशोधन और 52वां, तो यहाँ पर दल बदल जो है यानी दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। और तो यहाँ पर 10वीं अनुसूची और कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। तो ये फैक्ट दल बदल के बारे में। तो यहाँ क्या था? राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य दल बदल के आधार पर अगर अयोग्य करार कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के भी यानी मंत्री भी नहीं बने, मंत्री पद के लिए भी वो अयोग्य होगा। यानी अगर दल बदल के आधार पर अयोग्य स्थापित किया गया तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये भी 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। यानी आपने मंत्रियों के बारे में दो बंद देख लिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 15% मंत्री की संख्या जो होगी वो 15% हो सकती है। 12 से राज्यों में कहीं किसी राज्य में 12 से कम नहीं होंगे। और दूसरा फैक्ट 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा ही ये भी बात शामिल की गई कि ऐसा कोई सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहरा दिया जाता, सदस्यता से अयोग्य करार कर दिया जाता है, तो वो सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा, यानी वो मंत्री पद के लिए भी दावेदार नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। आपने देखा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल कर रहे थे मुख्यमंत्री की सलाह से, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य मंत्री हो। नेक्स्ट आप देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर उसके बाद राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगर कोई भी मंत्री जो है वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो आपने देखा कि किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर 6 माह के भीतर उसको किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसको सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, मंत्रियों को जो वेतन और भत्ते हैं वो कौन निर्धारित करेगा? तो राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा। आप पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी आपने देख लिया। फिर आर्टिकल 166 क्या कहता है? राज्यों के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन। तो राज्यों के राज्यपाल यानी आपने आर्टिकल 165 भी देख लिया, पीछे देख लिया, अभी आपने देखा। और आर्टिकल 166 क्या कहता है? राज्यों के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही। तो राज्यों के राज्यपाल यानी कार्यवाही की जाएगी, तो सरकार की समझ जो कार्यपालिका कार्यवाही है वो राज्यपाल के नाम से ही की जाती हैं, उन्हीं के नाम से अभिव्यक्त होती हैं। फर्स्ट यही ऑप्शन कहता है। फिर दूसरा क्या कहेगा कि राज्यपाल के नाम से जो भी तैयार और कार्यान्वित आदेश होते हैं वो उसी तरह से यानी राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव, उनका जो जितना यानी जो भी इम्प्लीमेंटेशन वो उसी तरह से किया जाएगा जैसे कि यानी राज्यपाल द्वारा स्वयं बनाया ही गया हो वो कानून, वो नियम। तो यानी इतना महत्व दिया जाता है। तो फिर अगर किसी भी आदेश को यानी किसी आदेश और दस्तावेज की वैधता उसके जिसको अगर उक्त प्रमाण से यानी उक्त प्रकार से अगर प्रमाणित कर दिया जाए, यानी यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड फीचर क्या कह रहा है कि राज्यपाल के नाम से तैयार और कार्यान्वित आदेशों को, अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार से प्रभावीकरण किया जाता है जैसे कि राज्यपाल द्वारा स्वयं बनाए गए या राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों को निर्दिष्ट किया जाता है। पुनः किसी आदेश अथवा दस्तावेज की वैधता जिसको उक्त प्रकार से प्रमाणित किया गया हो, इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है कि वह आदेश या दस्तावेज जो है राज्यपाल द्वारा निर्मित है अथवा कार्यान्वित है, निर्मित अथवा कार्यान्वित नहीं है। तो इस आधार पर आप उसको यानी इस आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता कि ये राज्यपाल द्वारा वास्तविक रूप से यानी निर्मित या राज्यपाल द्वारा नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्यवाहियों में सुगमता लानी, मंत्रियों के
बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। तो राज्यपाल डिसाइड करता है, यानी राज्य सरकार की कार्यवाहियों में सुगमता लाने, और मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे, किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही ये संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर राज्यपाल संचालित करता है। मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य आपने बहुत अच्छे से देख लिए, पीछे ही चैप्टर में आपने देख लिए कि वो मंत्रिपरिषद जो है राज्य के प्रशासन संबंधी जो भी निर्णय होंगे वो वास्तविक रूप से, यानी वो राज्यपाल को संसूचित करेगा। अगर राज्यपाल किसी विषय पर जानकारी मांगना चाहता है तो वो उसे प्रोवाइड कराएगा। तीसरा ये फैक्ट करता है कि अगर कोई मंत्री जो है वो अगर मंत्री सीधे राज्यपाल के पास किसी विषय पर कोई बात पहुंचाता है, तो अगर राज्यपाल चाहता है अपेक्षित विषय पर बात करना, तो वो मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखेगा। तीसरा फैक्ट यहाँ पर अब आप देखेंगे, यानी मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए राज्यपाल की अपेक्षा से लाया जाएगा। तीसरा है, यानी यहाँ पर अब आप देखेंगे आर्टिकल 177। तो आर्टिकल 177 क्या कहता है, आर्टिकल 177 यहाँ हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 177 जो है सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। तो सदनों के संबंध में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार हैं, तो आर्टिकल 177 जो है, यानी प्रत्येक मंत्री को विधानसभा या विधान परिषद जहाँ कहीं यह है कि कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार है। तो और यह उसी प्रकार राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा जिसको उसका सदस्य बनाया गया है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो आपने देखा कि कोई भी मंत्री, यानी प्रत्येक मंत्री को, तो जो मंत्री है, मंत्री को यानी विधानसभा हो या विधान परिषद, कहीं का भी हो, कहीं की भी कार्यवाही, कोई भी मंत्री जो है, यानी आप देखते हैं विधानसभा या विधान परिषद, कोई मंत्री जो है विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर नहीं है, लेकिन वो वहाँ की जो कार्यवाही है या वहाँ की कार्यवाही में वो मंत्री जो है, कोई भी मंत्री जो है, या कह सकते हैं प्रत्येक मंत्री को ये अधिकार हो जाता है कि वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उसके लिए सदस्यता हासिल करनी होती है। यहाँ पर जो प्रत्येक मंत्री है, प्रत्येक मंत्री को विधानसभा यानी या विधान परिषद जहाँ कहीं भी की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। और उसी प्रकार जैसे यह अधिकार जो है राज्य विधायिका की समिति, तो समितियां आपने देखी थी, जैसे संसद समितियां होती थी। संसद समितियां क्या करती थी कि जैसे कानून बनाने वाला संसद हो जाता था सेंटर में, लेकिन वो सारे कार्य तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए कई छोटी छोटी समितियां बना दी जाती हैं। तो उसी प्रकार से यानी कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी, कुछ तदर्थ समितियां थी, कुछ स्थायी समितियां थी, 24 स्थायी समितियां जो विभागों को सौंपी गई थी। तो आपने देखा था संसद के संबंध में, तो यह सेम वैसे ही राज्य का सेम स्ट्रक्चर, सेम संसदीय व्यवस्था, सेम शासन प्रणाली। तो राज्य में क्या है, यहाँ भी समितियां हैं। तो राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होता है कि वो विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकती हैं, बोलने का अधिकार है, लेकिन यानी जिसे उसका सदस्य बनाया गया, यानी जो समितियां हैं, यानी विधानसभा की कुछ समितियां या विधानसभा के कार्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ समितियां होंगी, कुछ विधान परिषद की, तो यानी वो जो राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होंगी जिसे उसका सदस्य बनाया गया होगा, जिस भी सदन की वो सदस्य होंगी जिसे उसका सदस्य बनाया होगा, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो समितियों के लिए आपने देखा कि मत देने का अधिकार नहीं होता है, और कोई भी मंत्री है बस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी कहीं भी उसको विधानसभा या विधान परिषद कहीं भी भाग ले सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। ये फैक्ट तो जुड़ता है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 177 में। फिर आप देखेंगे मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति। तो मंत्री परामर्श किस आर्टिकल के तहत दे रहे थे, आर्टिकल 163। तो आर्टिकल 163 के द्वारा जो परामर्श दे रहे थे उनमें से किसी बात को यानी राज्यपाल मान सकता है, नहीं मान सकता, या कुछ विवेकानुसार शक्तियां थी, विवेकानुसार यानी जब विवेकानुसार जो शक्तियां थी उनको छोड़ करके जो भी कार्य कर रहा था राज्यपाल, उनको करने के लिए, वो सहायता और सलाह देने के लिए उसके पास एक मंत्रिपरिषद होती थी, और जिसका प्रधान कौन होता था, प्रधान जो होता था वो मुख्यमंत्री होता था। तो जो मुख्यमंत्री, यानी इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ना ही न्यायालय लिया जा सकता कि जो मंत्रिपरिषद है, जो मुख्यमंत्री है, जो राज्यपाल को जो सलाह दे रही है वो कोई गलत सलाह दे रही है या कोई गलत निर्णय पर उस डिस्कशन यानी उसको सुझाव दे रही है, तो इसको न्यायालय भी नहीं ले जाया जा सकता, यानी प्रश्न चिन्ह भी उस पर नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो नियुक्ति ही की गई है राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए, जो मंत्रिपरिषद है, जो जिसका प्रधान मुख्यमंत्री है। यानी यदि कोई प्रश्न उठता है, कोई ऐसा विषय है या नहीं, या अगर इस पर कोई प्रश्न उठता है जिसके संबंध में संविधान द्वारा या उसके अधीन जो है राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल अपने विवेकानुसार किया गया, यानी अगर कोई किसी भी संबंध में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, यानी अगर मंत्रिपरिषद सलाह और मशवरा दे रही है, लेकिन उस किसी भी मामले में
में राज्यपाल अपने विवेक का भी प्रयोग करता है, तो उन दोनों के संदर्भ में क्या होगा, किसकी बात मानी जाएगी? तो राज्यपाल जो अपने विवेकानुसार कार्य करेगा, तो राज्यपाल का जो विवेकानुसार निश्चय होगा वो अंतिम निश्चय होगा। ये मैं यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रही थी कि अगर दोनों में कोई भी बात है तो इनमें से सबसे ज़्यादा पावर किसके पास? राज्यपाल के पास है। अगर दोनों यानी मंत्रिपरिषद या जो मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री कोई भी सलाह दे रहे हैं, अगर कोई ऐसा प्रश्न उठता है जिस पर लगता है कि राज्यपाल अपना स्वविवेक से कोई कार्य करना चाहता है, तो राज्यपाल का स्वविवेक के अनुसार किया गया कार्य अंतिम होगा, निश्चित होगा, अंतिम विनिश्चय निर्णय करने वाला वही अंतिम डिसीजन राज्यपाल का माना जाएगा। और इस पर कोई भी यानी इस पर कोई भी प्रश्न भी नहीं उठाया जा सकता कि उसने जो विवेकानुसार कार्य किया है तो उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो था कि मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति में आपने देख लिया कि कोई भी यानी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या दी तो क्यों दी, आपने ये भी देख लिया। अगर इन संबंध में विवेकानुसार का प्रयोग करता है तो वो उसका अंतिम निर्णय होगा। ये कभी कभी वाद उठता रहा है, जैसे 1971 में कहा गया कि क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं राज्यपाल की शक्तियाँ थोड़ी बढ़ी हुई प्रतीत हो रही हैं, तो 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी, एक टिप्पणी करी, केवल जानना जरूरी है केवल बस। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी, और जब कभी जैसे कि मंत्रिपरिषद जो है यानी विधानमंडल जो है विघटित हो गया हो या सरकार गिर गई हो, विधानमंडल विघटित हो गया हो और मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में जो वर्तमान मंत्रालय, नए आने वाले मंत्रालय, जब तक कि नई विधानसभा गठित नहीं हो जाती, तो वर्तमान मंत्रालय नए आने वाले मंत्रालय या अनुवर्ती मंत्रालय के आने तक कार्य करता रहता है, यानी सहायता सलाह देने के लिए वो रहेगा। 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी दी। फिर 1974 में दोबारा न्यायालय ने क्या स्पष्ट किया? दोबारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के जो निर्णय हैं, राज्यपाल के निर्णय हो गए, कार्यक्षेत्र हो गए या अनुदान हो गए, सलाह हो गई आदि मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियों के आधार पर हो। इस आधार पर यानी यहाँ पर टिप्पणी की गई है, वह बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ बाध्य करने की कोशिश की गई है। तो आप देखेंगे या मंत्रिपरिषद की सलाह या अनुदान के विरुद्ध नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये एक टिप्पणी थी, कहीं ये लिखा नहीं गया, यानी आप देखेंगे ये कहीं लिपिबद्ध नहीं किया गया कि वो बाध्य है। यानी संविधान ने इस बात की मंशा जाहिर की कि राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं वरन मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए, तो यहाँ पर मंशा जाहिर की है केवल। तो ये बात जाननी जरूरी थी, तो मैंने डिस्कस कर दी। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्रियों की जो भी नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश या मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जैसे राज्य थे, यानी आपने देख लिया कि जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर आदिवासी मंत्री होना चाहिए लोक कल्याण के लिए, यानी यहाँ आदिवासियों के कल्याण के लिए। तो यहाँ पर एक पथक मंत्री की व्यवस्था की गई, यानी पथक मंत्री होना चाहिए। तो इसे प्रारंभ में या उपवन जो है वो बिहार में भी, यानी बिहार में भी एक पथक मंत्री होता था, लेकिन जब बिहार जो है वो झारखंड से काट कर अलग हुआ और यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो कम हो गई, तो क्योंकि 94वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर दिया गया और छत्तीसगढ़, झारखंड के लिए ऐसा करना आवश्यक बना दिया गया कि वहाँ एक आदिवासी जो है आदिवासी मंत्री होना ही चाहिए, नियुक्त होना चाहिए आदिवासियों के लिए अलग से। तो वहाँ पर ये प्रावधान है। तो आप देखेंगे कि अब बिहार में कोई भी अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या यहाँ पर काफ़ी कम है, इसलिए कोई यहाँ पर पृथक मंत्री होने की जरूरत नहीं महसूस की गई। तो आप देखेंगे कि सामान्यतः उस व्यक्ति को बतौर मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य हो। आपने देखा विधान परिषद या विधानसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री नहीं नियुक्त किया जा सकता, लेकिन उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी हो जाएगी। अगर कोई मंत्री जो है, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य है, तो उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है। यानी विधानसभा का कोई मेंबर विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। लेकिन वह मतदान उसी सदन में करेगा जिसका वो मेंबर होगा। तो विधानसभा का मेंबर विधानसभा के कार्यों में मतदान करेगा, विधान परिषद का मेंबर विधान परिषद के कार्यों में मतदान। सेम यही कंडीशन है संसद में, लोकसभा राज्यसभा वाले में। जो जिस सदन का मेंबर है वो अपने सदन में तो मतदान कर सकता है जिसका वो खुद का मेंबर है, लेकिन दूसरे के सदन में वो कार्रवाई में भाग ले सकता है और कार्रवाई में भाग लेने बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये फैक्टर जो इसके साथ जुड़ता है।
नेक्स्ट आप देखेंगे मंत्रियों की शपथ। तो मंत्रियों की शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। और राज्यपाल जो है यानी जो मंत्रीगण हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह रहे हैं। राज्यपाल जो है कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये शपथ दी गई है, ये शपथ है। फिर उसके बाद वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जा रहे हैं? राज्य विधानमंडल से। तो राज्य विधानमंडल समय समय पर कानून बनाता है, नियम बनाता है। मंत्रियों के वेतन और भत्तों को राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर तय किया जाता है। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन और भत्ता ग्रहण करता है। यानी कोई भी मंत्री जो है वो मंत्री राज्य विधानमंडल का जो सदस्य यानी विधानसभा विधान परिषद का जो भी मेंबर है, वहाँ पर विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर को जो वेतन दिया जा रहा है वही एक मंत्री को भी वेतन दिया जाता है, वही वेतन वो भी ग्रहण करता है। यानी यहाँ पर जो इसके अतिरिक्त उन्हें कई व्यय भत्ता मिलता है, निःशुल्क आवास मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है मंत्रियों को, चिकित्सा भत्ता मिलता है, आदि सारी चीजें भी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या हैं। तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व आपने पीछे भी देख लिया कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे कि आपने सेंटर में देखा था कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी, यानी जो मंत्रिपरिषद थी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी केंद्र में। लेकिन राज्यों में क्या है? तो राज्यों में आर्टिकल 164 के तहत जो मंत्रियों के बारे में कई सारे उपबंध आपने देख लिए, कई सारे फैक्ट देख लिए। तो 164 आर्टिकल में ये भी बात है कि जो राज्य है, राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। यानी संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का सैद्धांतिक आधार है। आर्टिकल 164 में क्या स्पष्ट किया गया है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। इसका तात्पर्य क्या हो जाता है? इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि अपने सभी क्रियाकलाप कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति उनका संयुक्त उत्तरदायित्व होगा और वे एक टीम की तरह कार्य करेंगे। अगर ये कब हो जाता है कि यहाँ पर से जो सेंट्रल वाली कंडीशन कि यदि विधानसभा में किसी भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो सभी मंत्री यानी मंत्रियों सहित विधान परिषद से आए मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। इसमें कंडीशन ये क्या हो जाती? अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता विधानसभा में, तो अगर विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसमें सभी मंत्रियों सहित विधान परिषद से जो मेंबर आए होते हैं, विधान परिषद से आए मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसका एक विकल्प ये भी हो जाता है कि अगर कि जो मंत्रिपरिषद लोकसभा को यानी मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने और नए चुनाव के बारे में सजेशन देती है, कह सकती है। यानी आप मोस्टली देखेंगे जब सरकार जब विघटित होने वाली होती है या सरकार गिरने वाली होती है तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद हो गए, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हो गए, या सेंटर में देखेंगे प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती है। तो यहाँ पर ये जो मंत्रिपरिषद वो सलाह क्या देते हैं? जैसे जो किसको सलाह देने का कार्य करते हैं? राज्यपाल को। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि राज्यपाल को दी गई सलाह चाहे सही हो चाहे गलत हो, यानी न्यायालय में उसको नहीं खड़ा किया जा सकता, न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। तो आप देखेंगे ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब विघटित होने वाली होती है विधानसभा, तो यहाँ पर यानी जो मंत्री हैं, तो मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए और जो मंत्रिपरिषद है, यहाँ पर राज्यपाल को क्या परामर्श देती है? राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने के लिए कहती है। तो और विघटित हो जाएगी तो नए चुनाव होंगे, तो नए चुनाव कराने की घोषणा करती है कि नए चुनाव कराने की घोषणा करने की सलाह देती है राज्यपाल को। तो राज्यपाल राज्यपाल क्या करेगा? तो राज्यपाल जो मंत्रिपरिषद के पक्ष में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर जिसने विश्वास खो दिया होता है उसके पक्ष में जो राज्यपाल है वो कुछ नहीं कर सकता है। यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभिप्राय ये हो जाता है कि सामूहिक रूप यानी यहाँ पर आप देखोगे सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभिप्राय ये भी है कि जैसे कैबिनेट क्या है? सर्वे सर्वा होगी, यानी मंत्रियों में अगर आप देखोगे कैबिनेट के बाद राज्य मंत्री आते हैं, फिर उप मंत्री आते हैं। इसको मैंने संसद वाले चैप्टर में शायद अच्छे से समझाया, संसद वाले में। तो यहाँ पर आप देखोगे केंद्रीय मंत्रियों में, यानी आपने राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के बाद जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वहां पर मैंने अच्छे से समझाया इसको। तो आप देखेंगे जो कैबिनेट है, तो कैबिनेट जो है यानी सर्वे सर्वा क्या होती है? राज्य में मंत्री सीएम की कुर्सी के बाद सबसे सर्वे सर्वा कौन है? नीति बनाने वाला, कानून बनाने वाला सर्वे सर्वा कौन है? कैबिनेट मंत्री है। तो कैबिनेट मंत्री जो है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभिप्राय ये भी हो जाता है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं, चाहे वे कैबिनेट की बैठक से अलग हो। यह जो प्रत्येक मंत्री का अगर कर्तव्य हो जाता है कि वो विधानमंडल के अंदर या बाहर कैबिनेट के निर्णय का जो है वो समर्थन करें। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है या इसके बचाव के लिए तैयार नहीं है, यानी कैबिनेट के बचाव के लिए तैयार नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए।
यदि कोई मंत्री जो है इन चीज़ों से असहमत है, यानी वो कैबिनेट के फैसलों से खुश नहीं है, असहमत है, तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। या फिर जो पूर्व में कैबिनेट फैसले पर मतभेद के कारण कोई मंत्री त्यागपत्र दे भी चुके हैं, आप देखेंगे। तो ये थी कंडीशन, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप किसका डिस्कस कर रहे थे, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है और ये कब विघटित हो जाती है, यानी विश्वास मत अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए विधानसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ तो ये विघटित भी हो सकती है, किसी एक मंत्री के खिलाफ भी हो जाए तो ये विघटित हो जाएगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है कि सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सभी को कैबिनेट के फैसले मानने चाहिए, और अगर कैबिनेट यानी प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो विधानमंडल के अंदर या बाहर कहीं भी है तो कैबिनेट के निर्णय का हमेशा समर्थन करें, क्योंकि सर्वे सर्वा कानून बनाने वाला कौन है, तो कैबिनेट ही है। यानी राज्य में देखा जाए तो कैबिनेट सर्वप्रमुख और केंद्र में देखा जाए तो केंद्र के कैबिनेट सर्वप्रमुख होता है। तो कैबिनेट के निर्णय को मानने के लिए एक तरह से समर्थन करना चाहिए, और अगर कोई इससे असहमत हो जाता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। यही है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी सबका उत्तरदायित्व है सरकार चलाने में। तो नेक्स्ट आप देखेंगे व्यक्तिगत कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। तो व्यक्तिगत क्या उत्तरदायित्व होते हैं, तो आर्टिकल 164 में ही, यानी मंत्रियों के बारे में अनुबंध। तो मंत्रियों के बारे, क्योंकि आर्टिकल 164 क्या बताता है, आर्टिकल 164 कहा गया है मंत्रियों के बारे में अनुबंध। तो मंत्रियों के बारे में क्या क्या उपबंध हो सकते हैं, तो आर्टिकल 164 में ही ये सब डिस्कस किया गया है। तो व्यक्तिगत कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व आपने देख लिया। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आर्टिकल 164 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत में भी को भी दर्शाया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल को किसी मंत्री को तब भी किसी समय हटा सकता है, अर्थात राज्यपाल जो है किसी मंत्री को तब भी किसी समय हटा सकता है जब विधानसभा में विश्वास हो। यानी राज्यपाल के पास ये पावर है कि अगर विधानसभा में विश्वास मत है तभी भी वो किसी मंत्री को पद से हटा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही वो ऐसा कार्य करेगा। मतभेद होने, यानी ये क्या है, ये व्यक्तिगत तौर पे है, क्योंकि अगर मान लिया कि कैबिनेट के फैसले से एक मंत्री खुश नहीं था और यहाँ पर ऐसी कंडीशन में उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर वो त्यागपत्र भी नहीं देता और कैबिनेट ने कोई प्रस्ताव पास किया तो कम से कम कैबिनेट ने कोई प्रस्ताव पास किया तो जो सरकार के जो मेंबर हैं, यानी जो बहुमत दल की सरकार है, जिसकी पार्टी है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें सारे मेंबर को समर्थन देना चाहिए। कोई भी कानून, कोई भी नियम बनना है, अगर एक भी मेंबर जो है ऐसा है जो कैबिनेट के सदस्य यानी कैबिनेट के फैसले से खुश नहीं है, तो या तो वो खुद त्यागपत्र दे दे, या फिर ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल से कह के अपने पद से हटवा सकते हैं या बर्खास्त करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो जाएगा, ये व्यक्तिगत तौर पे उसको हटा दिया जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि राज्यपाल किसी मंत्री को तब भी किसी समय हटा सकते हैं उसको पद से जब विधानसभा में विश्वास हो तब भी उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। मतभेद होने या मंत्री के कार्यकलापों से संतुष्ट ना होने के मामले में मुख्यमंत्री उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है कि आप त्यागपत्र मांग सकता है, या फिर वो त्यागपत्र ना दे रहा हो तो राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इस शक्ति का उपयोग करते समय मुख्यमंत्री जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व की सत्यता को सुनिश्चित करता है कि आप अगर सहमत नहीं है तो ये आप एक समूह में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, यानी तो एक सामूहिक उत्तरदायित्व का जो भाव होना चाहिए वो आप उसको नहीं फॉलो करें, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व होना ही चाहिए। तो ये अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी से इस्तीफा मांगा जाता है, किसी को बर्खास्त किया जाता है, तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे या व्यक्तिगत तौर पर कोई अपना इस्तीफा देता है, त्यागपत्र देता है, तो इसको व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहेंगे। फिर आप देखेंगे कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। आप देखते हैं कि कोई मंत्री जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं, यानी विश्वास मत हासिल होने के बावजूद विधानसभा हो या केंद्र में सरकार चली हो तो कोई अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वो मंत्री जो है जिसने इस्तीफा दिया वो सरकार के कार्यों से खुश नहीं है। तो यहाँ पर ये मतगणना जो लगाई जाती है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं, ये किस आर्टिकल की बात की जा रही है, आर्टिकल 168 में। तो कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। आपने देखा कि भारतीय संविधान में विधिक जिम्मेदारी जो है राज्यों के मंत्रियों के लिए भी केंद्रीय मंत्रियों की भांति विधिक नहीं है। विधिक नहीं यानी कानूनी नहीं है। राज्यपाल द्वारा लोक अधिनियम के किसी आदेश पर मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखते हैं सारे कामकाज जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जा रहे हैं। सेंटर में सारे कामकाज राष्ट्रपति के नाम से किए जा रहे हैं। तो अगर कोई भी विधेयक अगर इनकेस कहीं भी किसी भी विधेयक में कोई फॉल्ट रह जाती है या कहीं भी कोई दोषारोपण होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, जिसके नाम से किए गए वही जिम्मेदार होगा, आखिरी तो वही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई विधिक उत्तर
उत्तरदायित्व तो नहीं किसी को सौंपा गया कि ये मंत्रालय, ये इस मंत्रालय से ये काम किया गया, तो यानी उत्तरदायित्व तो उसको सौंपना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सारे कामकाज जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जा रहे हैं, यानी तो राज्यपाल के नाम से किए जा रहे हैं, तो यानी उसको किसी भी व्यक्ति को यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया है। तो इसके अतिरिक्त यानी न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल द्वारा दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे राज्यपाल द्वारा लोक अधिनियम के किसी आदेश पर मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, तो मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, यानी क्योंकि किसने ये बात कही या किसने वो फैक्ट पहुंचाया, तो यहाँ पर कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो आप ये देख पाएंगे जैसे कि केंद्रीय मंत्रियों में था, वैसे ही राज्य मंत्रियों में भी देखेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन, तो मंत्रिपरिषद का गठन कैसे मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तो जिस प्रकार से आपने केंद्र में देखा उसी तरह केंद्र की तरह ही राज्य मंत्रिपरिषद में भी 3 वर्ग बटे हुए हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद में भी 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है कैबिनेट मंत्री, राज्य में भी कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री सर्वे सर्वा हैं। कैबिनेट मंत्री जो हैं यानी इन मंत्री यानी जो ऊपर के जो मुख्यमंत्री हैं, सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी जो हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो तीनों वर्गों में सबसे प्रमुख कौन है? कैबिनेट मंत्री हैं। और फिर उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उसके बाद उप मंत्री हैं। उनके पद, विशेष भत्ते और राजनीतिक जो महत्ता है, इनके हिसाब से इसमें विभेद किया गया है कि जो कैबिनेट मंत्री है इसका पद बड़ा है, फिर राज्य मंत्री का कैबिनेट मंत्री से छोटा और उप मंत्री से बड़ा। तो ये जो इनका विभाजन है, इनका विभाजन किस हिसाब से किया गया है? पद के हिसाब से किया गया है। विशेष भत्ते जो हैं कैबिनेट मंत्री को कुछ अलग मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे विशेष भत्तों के हिसाब से, और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से ये वर्ग डिवीजन किया गया है, उनमें विभेद बताया गया है। और जो सबसे ऊपर के मुख्य यानी अगर देखा जाए सबसे प्रमुख जो है सीएम है, सीएम के बाद जो है मंत्रियों में सबसे प्रमुख कौन है? तो सबसे प्रमुख जो है यानी अगर देखा जाए कि मंत्रियों के ऊपर जो है मुख्यमंत्री, राज्य में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी, और मंत्री के बाद जो है सबसे सर्वे सर्वा कौन है? कैबिनेट मंत्री। यानी कैबिनेट मंत्री के लिए जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाते हैं, जैसे गृह हो गया, गृह विभाग यानी गृह मंत्रालय हो गया राज्यों का, गृह हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, गृह। कैबिनेट मंत्री के कार्य, तो राज्यों के कैबिनेट मंत्री के क्या कार्य होंगे? तो इनको कौन कौन से कार्य सौंपे जाएंगे? गृह, शिक्षा, वित्त और कृषि, ये 4 विभाग हो गए। तो कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग हो जाते हैं, गृह, शिक्षा, वित्त और कृषि, वे सभी कैबिनेट मतलब ये सारे कार्य जो हैं वो कैबिनेट सदस्यों के लिए हो जाते हैं। इसकी बैठक में भाग लेने और नीति निर्धारण करने का जो कार्य होता है वो कैबिनेट मंत्रालय करते हैं। कैबिनेट मंत्री की इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, यानी राज्य सरकार के सभी जो संपूर्ण मामले होते हैं वो किसकी जिम्मेदारी से चलते हैं? वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। इन्हीं की कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है, यानी यही सारा कार्य इंप्लीमेंट कराने का, यही से सारी योजना बनेंगी, सारी नीतियां बनेंगी, फिर इसको इंप्लीमेंट, यानी दूसरे नंबर के होते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या करते हैं? कुछ राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट के सलाह के रूप में, यानी कैबिनेट के साथ संबंध कर दिया जाता है कि उनकी मदद करने के लिए, कैबिनेट की सहायता के लिए कुछ राज्य मंत्रियों को नियुक्त कर दिया जाता है। और कुछ राज्य मंत्री जो होते हैं, कुछ राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। यानी कुछ जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट के साथ संबंध कर दिए जाते हैं, और कुछ जो राज्य मंत्री हैं उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, जो कैबिनेट के साथ जो संबंधित कर दिए जाते हैं, यानी वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। ये जो कैबिनेट के जो सहायक हैं, जो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या कैबिनेट के साथ संबंध किया जाता है। लेकिन कहा जाए कि ये कैबिनेट के सदस्य हैं, तो ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ना ही उनकी बैठक में भाग लेते हैं, जबकि उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग से संबंधित किसी मामले में कैबिनेट द्वारा बुलाया ना जाए। अगर इनको बुलाया जाता है तब तो ये जाएंगे, यानी कैबिनेट के सहायक के रूप में या स्वतंत्र प्रभार वाले, जब इन्हें बुलाया जाएगा तब तो वो जाएंगे, लेकिन ऐसे इन्हें कैबिनेट की बैठक में भाग लेने, उनका सदस्य होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये राज्य मंत्री थे। उपमंत्री क्या होते हैं? उपमंत्री क्या होते हैं? उपमंत्री यानी राज्य मंत्री के बाद वाले, इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। ये उपमंत्री जो होते हैं राज्य पद के हिसाब से ये तीसरे नंबर के हैं उपमंत्री, तो इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। इन्हें कैबिनेट जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके प्रशासनिक हो गए, प्रशासनिक, राजनीतिक और
संसदीय, तो प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय जो कर्तव्यों में सहयोग के लिए संबद्ध कर दिया जाता है। ये ना ही ये कैबिनेट सदस्य नहीं होते और लेकिन कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं लेते। दोनों आपने देखा, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये कैबिनेट सदस्य नहीं होते और कैबिनेट में भाग भी नहीं लेते। चौथे जो होते हैं यहाँ पर, तो उप मंत्री भी हो जाते हैं। उप मंत्री की सेम सिचुएशन वही है कि उप मंत्री सिर्फ नाम मात्र का है, सिर्फ यानी जब कभी ऐसी उप मंत्री कब नियुक्त किया जाता है, जब कभी कभी गठबंधन की सरकार बन जाती है। और गठबंधन की सरकार यानी अगर दो पार्टियां हैं ए और बी यानी ए ने जीते 150 सीटें और बी ने जीती 100 सीटें। अब यहाँ पर अगर दोनों पार्टियां यानी दोनों दल क्या कह रहे हैं, मेरा जो है मुख्यमंत्री नियुक्त होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जो है वो आप जानते हैं बहुमत दल का नेता नियुक्त होगा, यानी 150 वाले का मुख्यमंत्री नियुक्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सांत्वना के लिए इसको बी वाला, यानी अगर ये विरोध ना करे, अलग ना हो जाए ये सीटें, तो इसको सांत्वना के लिए इसके व्यक्ति को एक उपमंत्री नियुक्त कर दिया। तो आप जान सकते हैं कि नाम मात्र का सिर्फ नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये है उपमंत्री। तो उपमंत्री जो है कई बार मंत्रिपरिषद में उपमंत्री को भी शामिल कर दिया जाता है। और उपमंत्रियों की नियुक्ति जो है कब की जाती है, तो स्थायी कारणों से ही की जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद के गठन में आपने देखा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री कैसे गठित हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपने देखा उप मंत्री कैसे नियुक्त हो रहे हैं, फिर तीसरे कि राज्य मंत्री के बाद राज्य मंत्री और उप मंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री, यानी उप मंत्री आपने देख लिया, उप मंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री के साथ साथ यानी उप मंत्री को शामिल कर दिया जाता है। तो उप मंत्रियों की जो नियुक्ति, उप मुख्यमंत्रियों की जो नियुक्ति है, उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय और राजनीतिक कारणों से की जाती है। चौथे आपने देख लिया कि मंत्रिपरिषद में कभी कभी उप मुख्यमंत्री को भी शामिल कर दिया जाता है। चौथा पद उप मुख्यमंत्री, 3 राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, चौथा है उप मुख्यमंत्री। तो आई थिंक हमने डिस्कस कर दिया। और कैबिनेट मंत्री सर्वे सर्वा, इसमें क्योंकि कम ही मंत्री होते हैं, आपने देखा सेंटर में 15 से 20 जो मंत्री हैं उनका समूह जो है वो कैबिनेट मंत्री के कैबिनेट बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। और राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र जो है वो कैबिनेट मंत्रियों के पास होता है। यही सारे, जैसे कि राज्य की नीति, राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक है, राज्य सरकार का नीति निर्धारक अंग है, राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह कार्य करता है। सारी प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य समन्वय जो है वो कैबिनेट मंत्रालय ही करता है। राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये मुख्य आपात प्रबंधक होते हैं, इस तरह आपात स्थितियों को संभालते हैं। आप जानते हैं आपातकालीन स्थितियां लगाता कौन है, यानी नाम से राज्यपाल के, और फिर उसके बाद यानी अगर मुख्य आपात की स्थिति होती तो आपात का प्रबंधक कौन करता है, तो कैबिनेट, कि कैसे अब यहाँ पर कार्य करना है राज्यों को कैसे, तो यहाँ पर जो कार्य करने वाला है वो कैबिनेट मंत्री ही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि यह सभी प्रमुख वैधानिक और वित्तीय मामलों को देखता है। उच्च नियुक्तियां करता है, जैसे संवैधानिक प्राधिकारी हो गया, वरिष्ठ प्रशासनिक सचिव होगी, ये कौन नियुक्त करेगा, कैबिनेट मंत्रालय नियुक्त करता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कैबिनेट समितियां, जैसे कि तो कैबिनेट अपने कार्यों को करने के लिए कुछ समितियां बनाता है, यानी ये जो समितियां यानी कैबिनेट जो है यानी इसमें छोटे यानी कम मंत्रियों का समूह होता है, तो ये सारे कामकाज तो कर नहीं सकते, तो कुछ अपने कार्य यानी सलाह के लिए यानी अपनी सहायता के लिए कुछ समितियों को नियुक्त कर देता है कैबिनेट। तो ये कैबिनेट समितियां होती हैं। तो कैबिनेट समितियां जो होती हैं यानी कैबिनेट विभिन्न प्रकार की समितियों के जरिए कार्य करता है। तो कैबिनेट किन किन समितियों के जरिए, इनमें से कुछ समितियां जो होती हैं उन्हें जो यानी 2 तरह की समितियां होती हैं, 2 तरह की समितियां यानी स्थायी समिति होती है और दूसरी होती है अस्थायी या तदर्थ समितियां। 2 तरह की समितियां आपने देखी थी सेंटर के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर 2 तरह की समितियां, स्थायी और अस्थायी, यानी स्थायी या फिर तदर्थ। तो पहले से जो स्थायी है वो दूसरे की प्रगति जो है ये अस्थायी है। इसमें अस्थायी की जो नियुक्ति है वो परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार होती है, ये जो है परमानेंटली हो जाती है। इनकी नियुक्ति जो है आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों के अनुसार इन्हें मुख्यमंत्री जो है वो गठित करता है। इनकी संख्या, संरचना समय समय पर अलग अलग होती है कि कब ज़्यादा ज़रूरत है, यानी अस्थायी समितियां बना दी गई किसी आपदा को टैकल करने के लिए या किसी चीज़ को। तो यानी यहाँ पर जो संख्या है कि इतने, ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर इतने सदस्यों की ये समिति बनाई जाएगी। यहाँ संख्या, संरचना आदि समय समय पर अलग अलग होती है। ये केवल उन्हीं मुद्दों का समाधान, यानी ये केवल मुद्दों का समाधान ही नहीं करती ये समितियाँ, वरन कैबिनेट के सामने सुझाव भी रखती हैं। स्थायी और अस्थायी समितियाँ जो होती हैं ये मतलब मुद्दों का केवल समाधान नहीं करती कि जिस काम के लिए बनाई गई वही, ये जो कैबिनेट के समक्ष जो है सुझाव भी रखती है, अपने निर्णय भी देती है और कैबिनेट जो है उनके फैसलों की समीक्षा कर सकता है कि ये जो कैबिनेट है यानी जो समितियों ने जो सूचना बताई है उनकी समीक्षा कौन कर सकता है, तो कैबिनेट कर सकता है।
तो यहाँ भी आपने आर्टिकल 163, 64, 66 और 67, ये आर्टिकल बेसिकली संबंधित किससे थे? तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट, यानी मुख्यमंत्री के बाद आपने देखा राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आपने 2 यूनिट्स का यहाँ पे अध्ययन कर लिया, कि मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें ताकि लोगों तक चीज़ें पहुँचें। और ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।